शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम इसके प्री कंडीशनिंग अर्थात पूर्व कथन को पढ़ चुके हैं, जिसमें गोलवरकर स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि राष्ट्र की परिभाषा को लेकर उनका क्या नजरिया है। इसी मकसद से उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और इस देश में राष्ट्र की परिभाषा से मतलब बहुसंख्या के अर्थ में केवल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और कुछ नहीं। साथ ही ये भी साबित होता है उनके लेखन से कि ये बुक जो है वो राष्ट्र मीमांसा से सेपरेट एक बुक है। इन सभी चीजों की चर्चा उन्होंने करी है अपने पूर्व कथन में। आज से हम इसके अगले एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे और एम.एस. अणे द्वारा लिखी गई भूमिका को लेंगे। एम.एस. अणे द्वारा लिखी गई भूमिका के लिए हमने पहले भी एपिसोड 13 में चर्चा करी थी, आप चाहे तो उसे भी सुन सकते हैं। और किस किस तरह की असहमतियों की बात जो है शमसुल इस्लाम जी ने कही थी, उन सभी के ऊपर अब हम सविस्तार पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। भूमिका। तो अब इस भूमिका के तहत हम राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए। यह शोध एक बड़े और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के संबंध में होने वाले बहस मुबाहसे में एक रोचक तथा आकर्षक भागीदारी करता है। लेखकों और वक्ताओं द्वारा राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद जैसे शब्द बड़े अगंभीर रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं। तो मतलब लोगों को ये पता भी नहीं होता कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता है क्या चीज, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर चर्चा करते हैं, उसको अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। मैं ये कहने का साहस करता हूं कि उनमें से अधिकांश को इनकी कोई स्पष्ट समझ या अंदाजा ही नहीं है। राष्ट्रवाद पर लिखे अपने सुप्रसिद्ध आलेख में प्रोफेसर कार्लटन जे.एच. हेज ने दिखाया है कि किस प्रकार यह शब्द राष्ट्र तरसाने की हद तक अस्पष्ट है। मतलब हर कोई जो है राष्ट्रवाद को या राष्ट्रीयता को अपने अपने तरीके से परिभाषित कर सकता है। इसकी एक से अधिक इंटरप्रिटेशंस की जा सकती हैं। श्री हेज का आकलन है कि यह एक प्राचीन शब्द है और शताब्दियों के अंतराल में इस पर बहुत काई जम गई है। यह लैटिन शब्द नेटियो से निकला है, जिसका अर्थ होता है जन्म या नस्ल, और इससे किसी कबीले या वास्तविक अथवा कल्पित रक्त आधारित सामाजिक समुदायों की ओर संकेत करता है। तो बड़े स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कोई भी एक स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ये कल्पना भी हो सकती है, ये वास्तविकता भी हो सकती है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नस्ल हो चाहे रक्त को लेकर की गई बात हो, जिसमें संभवतः भाषाई एकता भी होती है। अज्यूम कर रहे हैं कि शायद इसमें भाषाई एकता को भी शामिल किया जा सकता है। बाद में यह कुछ मध्यकालीन विश्वविद्यालयों में मतदान हेतु छात्रों के उनके जन्म स्थान के आधार पर किए गए विभाजन को चिन्हित करने के लिए प्रयोग किया गया। तो मध्यकालीन का जब जिक्र आता है तो मध्यकाल का मतलब हमारे भारतीय संदर्भों में मुगल काल है सीधे तौर पर। तो इसमें यह स्पष्ट नहीं किया है कि मध्यकालीन विश्वविद्यालयों में तो ये भारतीय संदर्भों में बात कर रहे हैं कि वैश्विक संदर्भों में बात कर रहे हैं। इसका कोई स्पष्टीकरण फिलहाल इस लेख में नहीं है। अंग्रेजी साहित्य में कुछ प्रतिष्ठित लेखकों ने इस पद का प्रयोग केवल एक समुदाय या वर्ग या प्रजाति के अर्थ में किया है। एडमंड स्पेंसर फेयरी क्वीन में एक नेशन ऑफ बर्ड्स की बात करते हैं। बेन जॉनसन चिकित्सकों को एक कोमल राष्ट्र बताते हैं और सैमुअल बटलर वकीलों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे इतने चतुर राष्ट्र होते हैं कि कभी अपने पेशे के खुलासे के लिए किसी बहस में नहीं पड़ते। तो हर किसी ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। यहाँ तक कि वकीलों को भी एक अलग राष्ट्र माना है, डॉक्टर्स को भी एक अलग राष्ट्र माना है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं को भी अलग राष्ट्र माना है। जाति जनगणना जब हुई थी अंतिम बार इस देश में अंग्रेजी काल में, तब पशु पक्षियों तक की जनगणना की गई थी। हालांकि इधर राष्ट्रवाद के विभिन्न पक्षों पर कुछ महत्वपूर्ण योगदान हुए हैं, लेकिन किसी भी भाषा में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के इतिहास और प्रवृत्ति
के पूरे विषय पर कोई क्रमबद्ध कार्य अभी भी उपलब्ध नहीं है। मतलब राष्ट्रवाद की एक से अधिक परिभाषाएं की जा सकती हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकता है। इस विषय ने पहले के किसी भी दौर की तुलना में महान यूरोपीय युद्ध विदिन ब्रैकेट प्रथम विश्व युद्ध के बाद के दौर में पश्चिमी विद्वानों का अधिकाधिक ध्यान आकर्षित किया है। युद्ध में हारे हुए जर्मन राष्ट्र को पूरी तरह से कुचलने के लिए विजेता देशों के गठबंधन ने जिन उपायों को अपनाया था, उनमें एक यह था कि केंद्रीय यूरोप के भूभाग की तमाम छोटी राष्ट्रीयताओं में बांट दिया जाए। तो यूरोप के भूभाग में बहुत सारे राष्ट्र हैं और किस किस्म की राष्ट्रीयता की बात यहाँ पर एमएस अणे कर रहे हैं, ये कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है। तब से प्रतिष्ठित यूरोपीय विद्वानों द्वारा राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद की समस्याओं के विभिन्न पक्षों पर लिखा हुआ लगातार सामने आ रहा है। जीपी गूच, जेएल स्टोक्स, इजराइल जेंगविल, श्री जिमेरिन, म्यूर, एस हर्बर्ट और बर्नार्ड जोसेफ जैसे अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तकें काफी व्यापक तौर पर पढ़ी गई और उचित ही राष्ट्रवाद की पेचीदा समस्याओं पर हो रही बहस में बेहद महत्वपूर्ण योगदान मानी जाती हैं। मतलब इनमें से एक भी भारतीय लेखक नहीं है, विदेशी लेखकों ने ही इसके ऊपर सबसे अधिक चर्चा करी है। अंग्रेजों के आने से पहले यूरोप में राष्ट्र के तौर पर बहुत सारे राष्ट्र विकसित हो चुके थे। अंग्रेजों ने ही इस देश को पहली बार राष्ट्र के तौर पर इसकी लंबाई चौड़ाई नापकर एक नक्शे के तौर पर इसको राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो राष्ट्रवाद उतना ही पुराना है जितना अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इसका मानचित्र। महज कुछ सैकड़ों वर्ष पुराना भी नहीं कह सकते, 200-400 साल पुराना ही ये राष्ट्रवाद है। राजनैतिक दर्शन की क्लासिकल परंपरा में ब्लंशली, मेजिनी, लिटेन, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि की किताबों में राष्ट्रवाद की अवधारणा को परिभाषित तथा व्याख्यायित करने वाले कुछ शानदार हिस्से हैं। अगेन, एक भी मेरिटोरियस भारतीय इसमें शामिल नहीं है। आम राय से मेजिनी राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा विवेचक माना जाता है। श्री गूच बिल्कुल सही कहते हैं कि केवल विनाश और पुनर्निर्माण के समय में ही दुनिया भर के इतिहासकार और प्रशासक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री इसके प्रति विशेष ध्यान देने लगे हैं, जबकि कई शताब्दियों से इसे संप्रभुता या राज्य की प्रवृत्ति के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता था। तो अब ये चीज जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने पिछले पूर्व कथन में पढ़ा, गोलवलकर कहते हैं कि राज्य को परिभाषित करना वो जरूरी नहीं समझते, वे सिर्फ राष्ट्र को परिभाषित करना जरूरी समझते हैं। और यहां पर एमएस अणे गूच का एग्जाम्पल देकर ये बात लिख रहे हैं कि कई शताब्दियों से जो है ये राज्य की प्रकृति के अर्थ में लिया जाता है राष्ट्रवाद को। अब राष्ट्रवाद का अध्ययन व्यवहारिक राजनीति और राजनीति विज्ञान में प्रमुख जीवंत समस्याओं में उचित स्थान ग्रहण कर चुका है। पश्चिम में इन दिनों विकसित होती एक वैचारिक समझ यह है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है और मानवता के विकास तथा आगे की प्रगति के लिए जरूरी है कि इसे जल्दी से जल्दी मानवता की कैथोलिक भावना या अंतरराष्ट्रीयवाद से प्रस्थापित कर दिया जाए। सबसे अहम बात, यूरोप में लोग मानने लगे थे उस समय तक कि राष्ट्रीयता को अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमें देखना चाहिए। एक व्यक्ति ट्रैवल करता हुआ एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में चला जाता है, वहां की राष्ट्रीयता अपना लेता है, और हिंदुओं का जो मानना है वो सिर्फ हिंदू राष्ट्रवाद से अभी भी चिपके हुए हैं। हालांकि एमएस अणे खुद भी ये मानते थे कि इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बावजूद उसके यहां पर सारी जो वो बहस कर रहे हैं वो ध्यान देने लायक है। राष्ट्रवाद से प्रेरित मसीहा मैजिनी ने एक सदी पहले बहुत विद्वता पूर्वक और स्पष्ट रूप से राष्ट्रवाद और मानवतावाद की दो महान अवधारणाओं को परस्पर निर्भरता को समझाया है। राष्ट्रवाद मानवता के ऊपर निर्भर है और मानवता राष्ट्रवाद के ऊपर निर्भर है। किस तरीके से, अब ये जानिए, एक दूसरे के बगैर इनका काम नहीं चल सकता। क्रूर विध्वंस करके
हिंदू राष्ट्र स्थापित करना ये मोटिव नहीं होना चाहिए किसी भी राष्ट्र का या राष्ट्रवाद का। अब सुनिए, मानवता लोगों का संयोजन है। यह लोगों का अपने उद्देश्यों की शांतिपूर्ण तथा प्रेम पूर्वक प्राप्ति के लिए बनाया गया गठबंधन है। मानवता को भूल जाना हमारे श्रम के उद्देश्य को कुचल देना है। राष्ट्र को खारिज करना उस यंत्र को नष्ट कर देना है जिससे इस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। मतलब राष्ट्र को बनाने के लिए राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं तो हमेशा जहन में मानवता रहनी चाहिए। मानवता को दरकिनार करने का मतलब है राष्ट्र के जो मूलभूत तंतु है उसको नष्ट कर देना। राष्ट्रीयता उसकी प्रकृति और समस्याओं पर अपनी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विद्वतापूर्ण पुस्तक में डॉक्टर जोसेफ बर्नार्ड ने इस दावे का समर्थन किया है कि राष्ट्रीयता पुरुष और मनुष्यता की प्रगति के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। एक राष्ट्र के रूप में जब आप आगे बढ़ते हैं, कहीं भी जाके जो है मोदी जी कितने गर्व से कहते हैं मैं युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती से हूं। वो इस देश की राष्ट्रीयता को बुद्ध से जाकर जोड़ते हैं, फिर हिंदू राष्ट्र की पैरवी क्यों? राष्ट्रीयता पुरुष और मनुष्यता के बीच की कड़ी है। परिवार की तरह राष्ट्र भी सभ्यता के आधार स्तंभों में से एक है। इसको समाप्त करना प्रगति की राह में बाधक होगा। प्रगति में प्राचीन काल के विचार तथा संस्थाएं अंतर्निहित होती हैं, न कि उनका संपूर्ण विनाश। कितनी बड़ी बात है कि प्रगति में प्राचीन काल के विचार और संस्थाएं अंतर्निहित होती हैं, तो संस्थाओं की जो इंपॉर्टेंस है वो आप इससे भी समझ सकते हैं। प्रगति प्राचीन के नींव पर निर्माण, नए ढांचों तथा नई अट्टालिकाओं के निर्माण का परिणाम होती हैं। परंपरा भंजक प्रवृत्तियां पहले भी किसी समय में कभी प्रगति के उद्देश्य की सहायक नहीं रही हैं। अगर ये कुछ कर सकती हैं तो यह कि एकाधिक बार इससे ज्ञान, भौतिक समृद्धि, नैतिकता और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पुरुष की प्रगति निश्चित रूप से बाधा पहुंचाई है। परंपरा भंजक प्रवृत्तियां किसको कहा है यह भी साफ नहीं है। परंपरा क्या, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वे जिस सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, क्या उन संदर्भों में बात कर रहे हैं या अंतरराष्ट्रीय फलक पर जिस तरह की संस्कृति और मानवता डेवलप किया जा रहा था उस वक्त, उस समय की बात कर रहे हैं? ये कुछ स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रीयता की समस्या पर बात करते हुए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आधुनिक लेखकों ने राष्ट्र और राज्य के बीच एक सूक्ष्म किंतु स्पष्ट अंतर करने का प्रयास किया है। अगर इन दो अवधारणाओं को अलग अलग नहीं रखा जाएगा तो राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की अवधारणा का समीक्षात्मक अध्ययन यदि पूरी तरह असंभव न भी हो तो अत्यंत कठिन हो जाएगा। मतलब राष्ट्र और राज्य दो अलग अलग चीजें होती हैं और गोलवरकर सिर्फ राष्ट्र में इंटरेस्टेड हैं, हिंदू राष्ट्र में। राज्य को तो वो पहले ही हम पढ़ चुके हैं। कहते हैं कि इसके संघीय ढांचे को, जो फेडरल ढांचा है इसका, उसको हटा देना चाहिए, राज्य के संघीय ढांचे को ढा देना चाहिए और संविधान का शुद्धिकरण करना चाहिए। और यहां पर एम एस अणे कह रहे हैं कि यदि दोनों में अंतर ना किया जाए तो हो ही नहीं सकती राष्ट्रीयता की बात। इन दोनों में से कौन सी अवधारणा पहले आई ये आज भी एक विवाद का विषय है। मतलब राष्ट्र की अवधारणा पहले आई कि राज्य की अवधारणा पहले आई, बिल्कुल वैसे ही बताना मुश्किल है जैसे कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि खुद ही कह रहे हैं कि राज्य सबसे पहले आया, उससे फिर राष्ट्रीयता आई। जो राष्ट्रीयता के मूल तत्व को एक संप्रभुता संपन्न राज्य में जनता की नागरिक चेतना के सघन होते जाने को मानते हैं, वे जाहिर तौर पर इस सिद्धांत को मानते हैं कि राष्ट्रीयता और राजनैतिक राज्य की उत्पाद है। मतलब राष्ट्रीयता एक राजनैतिक राज्य की उत्पाद है। और अपने पूर्व कथन में गोलवरकर इस बात को लिखते हैं कि वे राजनीतिक तौर पर राष्ट्र को नहीं देख रहे हैं, वे इसकी एक अलग ही परिभाषा देख रहे हैं, बहुसंख्या के अर्थ में इसको देख रहे हैं। और जबकि एम एस अणे कह रहे हैं कि
राष्ट्रीयता जो है वो एक राजनैतिक राज्य की उत्पाद है, मतलब राज्य पहले आया, उसके बाद राजनीति, फिर राष्ट्रीयता, उस पर होने वाली राजनीति का परिणाम है ये राष्ट्रीयता, कम से कम इस देश के संदर्भों में। तो आदिम बर्बर अवस्था से निकलने के बाद पुरुष ने अवश्य ही पहला कदम ये उठाया होगा कि उसने खुद का अपनी तरह के लोगों के साथ समूह बनाया होगा, जिसे आमतौर पर कबीला कहते हैं। ये अन्य निम्नतर जीवों के समूह में रहने की प्रवृत्ति का पुरुष में प्रतिबिंबन है। कई कबीलों के एक संघ द्वारा बने एक और बड़े संयोजन ने उन्हें संख्यात्मक रूप से पर्याप्त बड़े हो जाने तथा अलग पहचान बना लेने में मदद की, और अंततः यह एक राष्ट्रीयता बना लेने में भी। यदि ये दृष्टिकोण सही है तो राष्ट्रीयता विकास की फौरी कारण राज्य की संस्था में ढूंढे जा सकते हैं। तो मतलब हर लिहाज से कहा जा सकता है कि पहले राज्य का निर्माण हुआ, उसके बाद राष्ट्रीयता जो है वो आई। लेकिन ये मान लेना सही नहीं होगा कि राज्य और राष्ट्रीयता ये दोनों अवधारणाएं समकालीन और समानार्थी हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जब राष्ट्रीयताएं किसी स्वतंत्र अस्तित्व या एक संप्रभुता संपन्न राज्य न होने के बावजूद भी उभर रही थी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कबीलाई जीवन था, स्कैटर्ड फॉर्म में सब चीजें थी, एक बड़े समूह को एक जगह जो स्थापित होता था उसको एक ही नाम के अंडर रख दिया जाता था, बावजूद उसके कुछ ना कुछ ऐसा था जो उनको बाइंड करके रखता था। सबसे ध्यान आकर्षित करने वाला उदाहरण यूनाइटेड किंगडम का ही है। एक संप्रभुता संपन्न राज्य में 3 राष्ट्रीयताएं हैं, स्कॉट, वेल्श और ब्रिटिश हैं। पॉलिश लोगों और बोहेमियनों के आंदोलन भी इसी राजनीतिक इकाई से स्वतंत्र राष्ट्रीयताओं के अस्तित्व के उदाहरण के रूप में लिए जा सकते हैं। प्रोफेसर हिज कहते हैं कि राज्य निश्चित एक राजनीतिक इकाई है, जबकि राष्ट्रीयता प्राथमिक तौर पर एक सांस्कृतिक इकाई है और कभी-कभी राजनीतिक भी हो सकती है। तो राज्य एक राजनीतिक इकाई है और राष्ट्रीयता अपने मूल रूप में सबसे पहले सांस्कृतिक है और बाद में ये राजनीतिक भी कभी-कभी हो सकती है। और इसी राष्ट्रीयता को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर यहां पर जो है वो राजनीति ही होती रही है। राष्ट्रीयता संस्कृति का एक पक्ष है। रूसी, ग्रीक, जर्मन, जापानी और अन्य राष्ट्रीयताओं के विशिष्ट चिन्ह और गुण नस्लों से नहीं जुड़े हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, न तो किसी भौगोलिक संयोग की वजह से हैं, वे सामाजिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक परंपराओं की निर्मिति हैं। इस रूप में बिना राजनीतिक एकता के राष्ट्रीयता अस्तित्वमान हो सकती है और बिना राष्ट्रीयता के राजनीतिक एकता, मतलब एक राष्ट्र में कई तरह की संस्कृतियां हो सकती हैं। अलग अलग संस्कृतियों के होने के बावजूद भी एक राष्ट्र के तौर पर एक राष्ट्रीयता उभारी जा सकती है। जैसे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे बेहतरीन उदाहरण पूरी दुनिया में हमारा भारत है। इस रूप में बिना राजनीतिक एकता के राष्ट्रीयता अस्तित्वमान हो सकती है और बिना राष्ट्रीयता के राजनीतिक एकता, एक राजनीतिक राज्य कई राष्ट्रीयताओं को अपना सकता है, लेकिन आधुनिक काल में हर आत्मचेतस राष्ट्रीयता की प्रभावी प्रवृत्ति राजनीतिक एकता तथा स्वतंत्रता हासिल करने की है। मतलब जो जो भी जहां जहां भी गुलाम था, उसने एक राष्ट्रवाद की भावना, एक राष्ट्रीयता का सहारा लिया अपने आप को आजाद कराने के लिए या अपनी एक अलग सुदृढ़ पहचान बनाने के लिए। अभी तक ये दिखा चुकने के बाद कि इस समस्या को व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीके से विवेचित करने के लिए राष्ट्रीयता की अवधारणा का घालमेल राज्य की अवधारणा से नहीं करना चाहिए। अब मैं पाठकों का ध्यान राष्ट्रीयता के मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक सिद्धांतों की तरफ खींचता हूं। तो ये जो है हम अगले एपिसोड में लेंगे। आज के लिए इतना ही। लेकिन इतना तो पढ़कर ये साबित करता है कि राष्ट्रीयता की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो काल, संदर्भों और युगों के हिसाब से बदलती रहती है, कभी भी एक सी नहीं रहती है। हर कोई इसे अपने अपने तरीके से
इंटरप्रेट करता है और एक राष्ट्र में कई तरह की राष्ट्रीयता हो सकती है। कैसे, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अब मुझे आगे दीजिए, लेकिन चिंतन मनन जारी रखें और इन वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।